नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के सियासत की बात की जाए तो इन दिनों शब्दों के बाण छोड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, सीएम योगी के पास उसका ठोस और सबूत के साथ जवाब होता है। क्योंकि जब अखिलेश ने माफियाओं की बात की तो सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की लिस्ट गिना दी, जिस पर गैंग रेप जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे शब्दों के बाण एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जंग में नए नए शब्दबाण हैं। माफिया मठाधीश से आगे एसटीएफ, डकैत और कुत्ते की दुम पर संग्राम है। क्योंकि अखिलेश जो भी बोलते हैं, योगी के पास उनके एक एक सवालों का करारा जवाब होता है। केवल इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। जिस लड़ाई की शुरुआत अखिलेश यादव ने की, उसे अंजाम तक अब योगी पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के कारनामों को जनता के सामने ला रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, पिछले कुछ दिनों से बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, उन सबके संबंध समाजवादी पार्टी से ही है। यानी समाजवादी पार्टी आज दरिंदों का एक गैंग बन चुकी है। जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही सपा के गुंडे सीधे नहीं हो सकते। सीएम योगी का निशाना अयोध्या के सपा नेता मोईद खान पर था, सपा नेता नवाब यादव पर था, सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल और जाहिद बेग पर था। क्योंकि इनके कारनामे अब देश के सामने हैं। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में है, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। भले ही अखिलेश यादव पार्टी पर लगे दाग को धोने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पिछले दिनों जो आरोप उनके नेताओं पर, विधायक पर लगे, उसको लेकर अब बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। अयोध्या में एसपी नेता मोईद खान पर गैंगरेप का आरोप है। कन्नौज में एसपी के पूर्व नेता नवाब यादव पर रेप का आरोप है। मऊ में एसपी नेता वीरेंद्र बहादुर पर रेप का मुकदमा दर्ज है और भदोही में एसपी विधायक जाहिद बेग का कोर्ट में सरेंडर हो चुका है। समाजवादी पार्टी के ये वो चेहरे हैं जिसका जिक्र सीएम योगी बार बार करते हैं और योगी के इसी दांव से अखिलेश अब तनाव में है। जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है। और यहां इन दरिंदों को, चाहे वह अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक गरीब निषाद बेटी के साथ किया गया व्यवहार रहा हो,
या इनका नवाब ब्रांड, कन्नौज का नवाब ब्रांड हो, ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। यानी जिस जंग का ऐलान अखिलेश यादव ने किया था, उस सियासी युद्ध में सीएम योगी अखिलेश के विरुद्ध आगे निकल चुके हैं, क्योंकि जो कारनामे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किए, अब उस पर यूपी की सियासत लाल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये तो बात अपराध और अपराधियों की हुई, लेकिन सीएम योगी और अखिलेश के बीच मठाधीश और माफिया पर भी जुबानी जंग छिड़ी है। इस पर भी आपको दिखाते हैं रिपोर्ट कि ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ गई है। कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। एक तरफ डबल इंजन की सरकार विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए, बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, व्यापारियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। दूसरी तरफ ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर दो लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं। इधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस का समर्थन किया, जिसके बाद बीजेपी को बना बनाया एक मुद्दा मिल गया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस एक बार फिर एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस पाकिस्तान के इरादे के एक जैसे हैं। राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, तो एक बार फिर मौका मिल गया है बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का। दरअसल कांग्रेस की ओर से धारा 370 को वापस लाने का वादा किया गया है जम्मू कश्मीर में, और इसी का समर्थन अब पाकिस्तान के नेता भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कश्मीर में 370 की वापसी का कांग्रेस के वायदे का समर्थन किया, जिसके बाद अब कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। किस प्रकार से पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस एनसी अलायंस के साथ और कांग्रेस एनसी अलायंस का साथ पाकिस्तान के साथ। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक पाकिस्तानी चैनल को कहा है कि हमारी पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल कांग्रेस एनसी की पोजीशन की तरह ही है, आर्टिकल 370 और 35A पर, और रिस्टोर करना चाहते हैं हम लोग। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी भी हमारे स्टैंड के साथ इत्तेफाक रखती है, वो उसी स्टैंड पर है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से सुर और ताल एक ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को ओपनली बैक कर दिया है। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा पाकिस्तान वही बात कहता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहना चाहती है। इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर एक फ्रंट के रूप में काम कर सकती है, जिसको पीछे से पाकिस्तान चला सकता है। आर्टिकल 370 वापस से लाने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, जिसपे कांग्रेस पार्टी चुप रहती है और पाकिस्तान इसको एंडोर्स करती है। ये जम्मू कश्मीर को उसी दौर के अंदर ले जाना चाहते हैं जहां पत्थरबाजी लाल चौक पे हुआ करती थी, जहां आतंकवाद जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको होने नहीं देगी। आज स्पष्ट हो गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी विचार को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान के जुगलबंदी के बीच की है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनसी और कांग्रेस के गठबंधन का नेतृत्व पाकिस्तान कर रहा है, न कि इन दोनों पार्टी के नेता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा ये स्पष्ट करना, कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस हम सभी एक पेज पर हैं, इससे स्पष्ट होता है कि अलगाववाद की भाषा, देश को तोड़ने की भाषा, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात, शंकराचार्य पर्वत व हरि पर्वत के नाम बदलने की बात, एससी, ओबीसी और एसटीओ का आरक्षण बदलने के जो आदेश हैं, डिक्टेशन है, वो पाकिस्तान से गांधी व अब्दुल्ला को मिल रही हैं। ये पाकिस्तान के इशारों पर
नाच रहे हैं। पाकिस्तान धारा 370 व 35 से वापस लेने के एजेंडे को राहुल गांधी व फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर यूपी सरकार के मंत्री और एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष को घेरा। उनका कहना है कि विपक्ष का काम विरोध करना है। ये लोग पाकिस्तान का पानी इन्होंने पी रखा है, मंदिर का भी विरोध करते हैं और मुसलमानों की शिक्षा का भी विरोध करते हैं। विधानसभा लोकसभा की एक वोटर लिस्ट बनेगी, ये तो अच्छी बात है। हम बताएं ना कि वो पाकिस्तान के विरोध वाला पानी लिया के पी लिए हैं, इसी ने तो उनका कमवे है विरोध करना। अब 500 साल संघर्षों के बाद मंदिर बना, उसका भी विरोध। प्रदेश में देश में शिक्षा की बात ये नहीं करते। अगर मुसलमानों को शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? जिनके गरीब कमजोर हैं लोग, पिछड़े दलित हैं, उनको शिक्षा की बात ही क्यों नहीं करते? विरोध की बात क्यों करते हैं? शिक्षा होगी तो खुद ही जागरूक होंगे लोग। जेपी नड्डा की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया। कहा, बीजेपी संविधान और लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती, हिंसा को बढ़ावा देती है। संवैधानिक पद, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता पद पर बैठे हुए श्री राहुल गांधी जी के प्रति जिस तरीके की हिंसक टिप्पणियां हो रही थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा था, हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन नेताओं पर कार्रवाई करेगी, उनके मुंह और उनकी जबान पर रोक लगाएगी जो लगातार हिंसक टिप्पणियां संवैधानिक पद पर बैठे श्री राहुल गांधी जी पर कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके का बयान जेपी नड्डा जी का और उनके पत्र में जवाब आया है, उससे ये पता चलता है कि वो संविधान को नहीं मानते, संवैधानिक मर्यादाओं को नहीं मानते। इधर वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी राहुल के अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान से नाराज थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कचहरे इलाके में जुलूस निकाला जो जिला मुख्यालय तक गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें माफी मांगने को कहा। उन्होंने पुतला बनाकर उनको चेतावनी दिया, लात घूंसों से मारकर, यह चेतावनी दी जा रही है, अगर आप फिर इस तरह की घटना करेंगे तो आपके साथ वही होगा कि आपका पुतला फूंककर दहन कर दिया जाएगा। बात मायावती की कर लेते हैं, जो एक बार फिर चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। इस बार यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए उन्होंने एक बैठक बुलाई। पदाधिकारियों के साथ रणनीति साझा की गई। मायावती ने कहा, जातिवादी, सांप्रदायिक और जाति बिरादरी पर आधारित संकीर्ण राजनीति करते रहने की वजह से बीजेपी के खिलाफ जनविश्वास का अब अभाव हो चुका है और ऐसे में बीएसपी को काफी मुस्तैदी से अपनी पैठ जनता के बीच जमाने की जरूरत है। पार्टी है, लोकतंत्र है, सबको लड़ना है, सबको अपनी अपनी तैयारी करना है। जैसे एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल तैयारी कर रहे हैं, वैसे वो भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। बसपा कितना नुकसान पहुंचा सकती है उपचुनाव में? अरे वो अपना नुकसान किसी को कोई कब पहुंचाएगा? लोग अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी क्षमता पैदा कर रहे हैं, अपना प्रत्याशी जिताने के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और असम के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया। हरीश द्विवेदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग जानबूझकर देश पर कब्जा करने की नीयत से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और ये एक तरह का जिहाद चला रहे हैं, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। हरीश द्विवेदी का यह भी आरोप है कि देश में वोट और लैंड जिहाद के साथ साथ जनसंख्या जिहाद की मुहिम भी चल रही है। जैसे कई जिहाद चल रहा है इस देश में, एक वोट जिहाद, एक लैंड जिहाद, उसी प्रकार एक नए तरीके का जिहाद एक विशेष वर्ग के द्वारा शुरू किया गया है, वो जनसंख्या बढ़ाओ जिहाद। अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो और धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में कब्जा करने की योजना उनकी है। इससे हम सभी देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए।
इधर शाहजहांपुर में मंदिर के अंदर मजार को लेकर विवाद हो गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर पहले मजार को तोड़ा, फिर वहां शिवलिंग स्थापित कर दी और फिर पूजा अर्चना की शुरुआत कर दी। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस ने कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का दावा है कि अब हालात काबू में है। मामला सिधौली इलाके के सहोरा गांव का है, जहां प्राचीन दुर्गा मंदिर में मजार बनने पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। रात में अरे ड्यूटी 5 बजे एसडीएम साहब दे गए तैके आज सुबह हुई गई तो रात में नहीं हुआ। पुलिस फोर्स तैनात थी एसडीएम साहब जहाँ बैठा गए। आज भी बैठी पुलिस होने, आज भी मौके बैठी। अभी तक मामले का कोई निस्तारण हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। तार नहीं एसडीएम देखे होंगे, इस टाइम पर तार पूरे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब पुलिस के होते हुए शिवलिंग गायब हो गई? हाँ, शिवलिंग गायब हो गई। जैसा था विवाद, मौके पर सब लोग मिलके विवाद खत्म करते। रात में कैसे भाई लोग रात में करते हैं, तो पुलिस शासन ने रात में किया। दो पक्षों में विवाद हो गया है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि मंदिर के अंदर मजार बना दिया गया था, मजार का लोगों ने विरोध किया, तो दूसरी तरफ जो शिवलिंग महिलाओं ने स्थापित की उसे भी पुलिस ने हटा दिया है। दोनों पक्षों के बीच स्थिति बहुत गंभीर बन गई है। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। ऋषभ, इस बारे में बताएं कि क्या है, मंदिर के अंदर मजार या मजार के अंदर शिवलिंग, क्या है स्थिति? देखिए, दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जहां जो हिंदू पक्ष है उसकी ओर से दावा किया जा रहा है कि मंदिर के अंदर मजार बनी हुई थी, जिसको तोड़कर वो शिवलिंग स्थापित किया गया। हालांकि प्रशासन ने उस शिवलिंग को हटवा दिया है। विवाद चूंकि बढ़ रहा है, लिहाजा कई थानों की पुलिस फोर्स वहां मौके पर है। सीएम भी पहुंच गए, उन्होंने जांच शुरू कर दी है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये पूरा जो मामला है ये थाना सिधौली के इलाके में गांव सहोरा है, जहां पर प्राचीन एक दुर्गा मंदिर है। बताया जाता है कि उसमें मजार अंदर थी, जिसको तोड़कर बुधवार को वहां पर शिवलिंग स्थापित कर दिया गया था। फिलहाल वहां पर भीड़ है। कई थानों की फोर्स वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर दी गई है। खुद जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी वहां मौके पर हैं और फिलहाल तहरीर लेकर एक नामजद समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी गई। पुलिस ने सबको स्थानीय लोग या फिर प्रशासन ये बता पा रहे हैं कि ये दुर्गा मंदिर पुराना है या मजार पुराना है? क्या यहाँ कुछ अराजक तत्वों की वजह से स्थिति बिगड़ी है? इस बारे में कुछ बता रहे हैं? देखिए, अभी पुलिस की ओर से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने दोनों समुदायों की भीड़ जो इकट्ठा ना हो पाए इस पर वहां पर प्रतिबंध लगा दिया। चूंकि जब ये मामला शुरू हुआ था तब भी ये बताया जा रहा था कि एक व्यक्ति ने सजावट के लिए वहां पर झालर लगा दी थी और जब लोगों की वहां पर नजर पड़ी है तो उसका विरोध जताया गया वहां पर। फिर एसडीएम और सीओ, यानी कि ये मंदिर है जिसके अंदर मजार की बात हो रही थी और जिसका विरोध शुरू हुआ, फिर शिवलिंग और फिर प्रशासन यहां पर आकर मौके पर मौजूद है। धन्यवाद आपका ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर थे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई। अमेठी में वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आए। ब्रेक बाद खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर जेवर विधायक ने एसीएस से मुलाकात कर अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। जेवर के रनहेरा गांव में नाले के निर्माण में गड़बड़ी की वजह से बारिश से जलभराव हो गया। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि एसीएस एसपी गोयल ने सिंचाई विभाग के एचओडी को जांच के आदेश दिए हैं। नाले के डिजाइन में खर्च हुए 17 करोड़ रुपए का ब्यौरा भी मांगा गया। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से धाम में नजदीकी पहाड़ियों में हल्की हल्की अब बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी के बाद तापमान और ज्यादा गिर गया है, ठंड बढ़ गई है। खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, केदारनाथ धाम की ये तस्वीर, जो ऊंची चोटियां हैं इस वक्त बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही हैं। सुबह के वक्त खासकर हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से तापमान में यहाँ गिरावट दर्ज की गई है। कौशाम्बी में नाबालिग हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण का एक मामला सामने आया। पीड़िता ने बुर्का कुरान देकर
जबरन निकाह करने की कोशिश का आरोप लगाया है। आरोपी इजहार समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुख्य आरोपी इजहार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित लड़की के पास से बुर्का और कुरान बरामद की गई है। आरोपी पर किसी इस्लामिक संगठन से जुड़े होने का भी आरोप है। लोकल इंटेलिजेंस भी मामले की जांच में जुटी है। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली इलाके की यह घटना है। खबर बहराइच से, जहां पर एक तरफ भेड़िए का आतंक है तो दूसरी तरफ सीआर के हमले की खबर लोगों को परेशान कर रही है। जरवल इलाके के करनई गांव में खेत में किसान पर सीआर ने हमला किया। किसान ने अपने बचाव में लाठी से सीआर को पीट कर मार डाला, लेकिन हमले में किसान बुरी तरह जख्मी हुआ है। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची पड़ताल में जुटी हुई है। क्या है सर, मैं जा रहा था खेत में, तो क्या हुआ कि ये आया, भेड़िया है क्या है ये हमें नहीं मालूम है अभी। तो ये आया, हमारे ऊपर वार किया हमारे गर्दन पे, तो इसको मैंने झटका, एक बार गिरा, फिर दोबारा मैंने वार किया, मेरे ऊपर दोबारा इसने वार किया, तो हमारा हाथ पकड़ लिया। हाथ में काफ़ी मतलब काटा वाटा, जानवरों को भी काट के बाद जानवरों को भी गाँव में काफ़ी काटा है इसने इससे पहले।